इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बात नहीं, ठीक है। चैप्टर का हम नाम नहीं लिख रहे हैं, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, छोटा सा चैप्टर है, 2 क्लास में खत्म होगा। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में बाकी सारा टॉपिक खत्म, ठीक, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखो, जो पहला टॉपिक है हम लोग का इस चैप्टर में, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। बहुत ध्यान से सुनना, और अगर बाई चांस नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर पूछ लेना। बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। डिस्प्लेसमेंट करंट को इन जनरल आई, छोटा आई डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, पहले ये बताएंगे कि ये चीज़ क्या है, फिर ये समझाएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, लोग या साइंटिस्ट कैसे समझा कि ऐसा भी कोई करंट होता है ना। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या। आज तक या आज से पहले हम लोग जिस करंट को जानते हैं, जो असल में किसी कंडक्टर में फ्लो होता है एज अ फॉर्म ऑफ चार्ज, मतलब किसी कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होता है तो उसी को हम लोग करंट जानते हैं, आज तक तो यही जानते हैं। तो ऐसा करंट जो फ्लोइंग चार्ज के फॉर्म में होता है उसको हम लोग कंडक्शन करंट कहते हैं, जो किसी कंडक्टर में बह रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है, चार्ज जब फ्लो होता है तब। तो ऐसे करंट को हम लोग कंडक्शन करंट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा देखा गया, ये तो सिंपल करंट है जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, ऐसा देखा गया कि ऐसे स्पेस में, ऐसे स्पेस मतलब कोई जगह है ना, स्पेस कहने का मतलब अंतरिक्ष नहीं, स्पेस मतलब ऐसे स्पेस में जहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यानी ऐसा स्पेस जहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा हो, वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का, एक डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रिक करंट पाया गया है। इसी टाइप या इसी करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं, द करंट विच इज जनरेटेड बाय टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या सीधे लिख सकते हैं वो करंट जो बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्रिएट होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। मेरे ख्याल से डेफिनेशन एकदम क्लियर होगा, ठीक है। हम और डिटेल धीरे धीरे हम लोग अंदर चलते जाएंगे इसमें। सबसे पहले तो सरफेस बात समझ लो कि 2 टर्म हम लोग को समझना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन आता है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, समझाओ, बताओ, नोट्स हम देंगे, है ना, रेडी हो रहा है। तो कंडक्शन करंट क्या होता है, वो सिंपल साधारण करंट जिससे हम लोग आज तक जिसको हम लोग देखते आए हैं, जो कि फ्लो ऑफ चार्ज के चलते जनरेट होता है, वो कंडक्शन करंट होता है। लेकिन ऐसा करंट जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या कहीं कहीं पे लिखा होता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चलते जनरेट होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट बनाने के लिए हमको कोई, या डिस्प्लेसमेंट करंट की उपस्थिति के लिए, प्रेजेंस के लिए वहाँ पे कोई कंडक्टर होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे कोई चार्ज का फ्लो होना ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा स्पेस जहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट रहता है। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, एक एक्सपेरिमेंट किया गया डिस्प्लेसमेंट करंट के कंफर्मेशन के लिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, या कोई भी ऐसा करंट जो नॉर्मल करंट के अलावा भी कोई ऐसा करंट प्रेजेंट होता है क्या कहीं धरती में। इसको कंफर्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। सबसे पहला चीज़, इस एक्सपेरिमेंट को बताने से पहले हम लोग सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ को एक बार रिवाइज करते हैं। एम्पियर्स सर्किटल लॉ किसी को याद है? रुक जाना, हम पूछते हैं अपने हिसाब से। बोलो आरती, बोलो। गुड, बहुत अच्छा। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? सीधा सीधी अगर कहा जाए तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल
इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और ये जो होता है वो म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, देखो हम तो बता दिए, कॉपी पलटने का जरूरत नहीं है ना, लेकिन थोड़ा इसको हम डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे हमको इसका ऐसा वर्जन मिलेगा जो हम आज से पहले देखे नहीं थे। समझना बात को, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि हम लोग के पास अगर कोई सरफेस है, बहुत ध्यान से सुनो, हम यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से इसको बता रहे हैं। सपोज करो हम लोग के पास कोई एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। हम लोग के पास एक सरफेस है जी, और इस सरफेस का जो बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब जहां पे सरफेस खत्म हो जा रहा है, अगर हम इसके बाउंड्री को देखें तो इसका बाउंड्री एक सर्कुलर लूप है। हम लोग के पास एक सर्कुलर सरफेस है, एक डिस्क, एक रोटी टाइप का सरफेस है समझो, उसका जो पेरीमीटर है या जो बाउंड्री है वो एक लूप है, सर्कुलर लूप होगा, है ना। तो अगर हम इस सर्कुलर लूप के किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको देखें, या बहुत ध्यान से सुनना, इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम पता करना चाहें तो ये जो सरफेस है जिसको वो बाउंड्री कवर कर रहा है, या इस सरफेस का जो पेरीमीटर ये लूप है, इस सरफेस को अगर कोई करंट काट रहा है, सपोज करो आई करंट काट रहा है, आई करंट किसको काट रहा है समझना, वो सरफेस है ना, वो आई करंट किसको काट रहा है, एक ऐसे सरफेस को जिसका बाउंड्री ये लूप है। हम जानबूझ के ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि आगे जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो और थोड़ा सा मतलब ट्रिकी चीज़ है, इसलिए फिर से बोल रहे हैं, सुनना है ना। आई करंट किसको काट रहा है, एक ऐसे सरफेस को जिसका बाउंड्री ये लूप है। बाउंड्री मतलब सरफेस जहां पे खत्म हो जा रहा है, वो खाली उसको हम मान लो फेंसिंग कर दिए, जहां मेरा एरिया खत्म हो गया उसको हम फेंसिंग कर दिए तो वो बाउंड्री हो गया, है ना, उसको आई करंट काट रहा है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हम क्या बोलते हैं कि इस लूप में हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, और वहां पे जो लूप का छोटा सा टुकड़ा होता है dl, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, लाइन इंटीग्रेशन करते हैं, वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स, और उस करंट के बराबर होता है जो सरफेस को, उस एरिया को काट के गुजरता है, एरिया को काट के गुजरता है। यहाँ एरिया क्या है ध्यान देना, एरिया वो है जिसको कि ये लूप एनक्लोज्ड कर रहा है, लूप जिसका बाउंड्री है, लूप जिसका पेरीमीटर है। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन एक्सपेरिमेंट पे। किसी को दिक्कत इसमें नहीं है, एम्पियर सर्किटल लॉ पे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। अब बहुत ध्यान से देखना जी, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है हम समझ गए हैं, है ना। अच्छा, एक और चीज थोड़ा हम बता देते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो एक्सप्रेशन है ना, वो जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, हम लोग देखेंगे आगे, डिराइव हम लोग करेंगे ये इसी एक्सपेरिमेंट में। हम लोग जाने कि डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे जनरेट होता है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते। वो करंट जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चलते जनरेट होता है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, डी फाई ई बाई डी टी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आता है। लिखने का ठीक है, लिख ली, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा हम लोग को, है ना। तो उसके लिए हम एक फोटो बनाएंगे, ध्यान देना, हर बात डिटेल से लिखा हुआ है, खाली समझने पे ध्यान देना। हाँ, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। मेरे पास एक कैपेसिटर है, बहुत ध्यान से सुनना, मेरे पास एक कैपेसिटर है जी, इस कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं और इस चार्जिंग प्रोसेस को हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं। ध्यान से सुनो, इधर उधर ध्यान मत करो, नहीं तो फिर एकदम समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक कैपेसिटर है मेरे पास, हम इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और इसके चार्जिंग प्रोसेस को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, इस पे हम एक कैपेसिटर में एक वेरिंग करंट, टाइम वेरिंग करंट, ऐसा करंट जो समय के साथ बदल रहा है या ऐसी करंट बोल सकते हैं, फ्लो कराते हैं, उसको हम आई टी लिख रहे हैं, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम।
ऐसा करंट इसमें फ्लो करा रहे हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर के बाहर हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। सपोज इस पॉइंट का नाम हम P दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम P दे देते हैं। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से होता हुआ एक सर्कुलर लूप ले लेते हैं, जिस लूप का रेडियस स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक, ये कुछ एरिया इनक्लोज करेगा, एक फ्लैट एरिया ले ले रहे हैं, फ्लैट एरिया जिसका बाउंड्री ये लूप है। ठीक है, एक फ्लैट सर्कुलर एरिया लिए जिसका बाउंड्री ये लूप है। अगर इस लूप पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहें, तो हम यहाँ पे जब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो यहाँ का जो B होगा, B डॉट dl का इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I होगा, ये वाला I है ना, क्योंकि यही आई तो इसको क्रॉस करके जा रहा है इस एरिया को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो फिलहाल। अगर हम यहाँ पे इन जनरल हम ऐसा हो क्या जाता है इन जनरल समझना, यहाँ पे B बाहर आ जाएगा क्योंकि B हर जगह कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम एक ऐसा लूप लिए हैं जो एग्जैक्टली इसके सेंटर से पास हो रहा है। तो अगर तार एकदम सेंटर से पास हो रहा है तो सेंटर से ये पॉइंट भी उतना ही दूर पे, ये पॉइंट भी उतना ही दूर पे, हर पॉइंट उतना ही दूर पे रहेगा, तो हर जगह का B कांस्टेंट रहेगा। B बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई r हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे म्यू नॉट टाइम्स I, और इसका इंटीग्रेशन 2 पाई r आता, एक स्टेप उड़ा दिए, 2 पाई r कुछ ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या देखें कि अगर हम कैपेसिटर के बाहर के एक पॉइंट P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हम अब क्या करते हैं, सेम सिचुएशन है मेरे पास, हम सेम कैपेसिटर को कंसिडर कर रहे हैं और सेम प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस क्या चल रहा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हम एक वेरिएबल करंट इसमें फ्लो करा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, यही सबसे ट्रिकी चीज है। हम क्या कर रहे हैं जी, इसमें एक वेरिएबल करंट फ्लो करा रहे हैं I, जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और हम इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम पहले लिए थे P, इसी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। लेकिन पहले सिचुएशन में हम एक फ्लैट एरिया लिए थे, एक फ्लैट सर्कुलर एरिया लिए थे जिसका बाउंड्री की वो लूप था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा एरिया ले रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, हम एक ऐसा एरिया ले रहे हैं जो सिंटेक्स का, देखे हो तुम लोग जो घर के छत पे जो पानी जिस पे रहता है, छत पे जो सिंटेक्स का पानी का टंकी रहता है, वो देखे हो ना, वो कैसे होता है, देखना थोड़ा, कुछ ऐसे होता है, ध्यान देना, ऐसे सिलेंड्रिकल होता है, ये पूरा एरिया होता है, यहाँ तक ऐसे रहता है, और मान लो इसका अगर हम ढक्कन खोल के रखे हैं तो कुछ इस तरह से रहता है। कभी देखी हो इसको छत पे जाके? नहीं भी देखी होगी तो एक बार गूगल पे फोटो सर्च कर लेना, मैक्सिमम लोग देखा होगा, टंकी, पानी टंकी जो रहता है ना। ठीक है, मतलब होता क्या है, ये पूरा एक डब्बा जैसा रहता है ना, एक पूरा सिलेंड्रिकल शेप का रहता है, पूरा प्रॉपर सिलेंड्रिकल शेप का रहता है, और ऊपर में एक छोटा सा ओपनिंग रहता है ना, छोटा सा ओपनिंग रहता है ऊपर में, और उस पर छोटा सा एक ढक्कन लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, एक ऐसा सरफेस ले रहे हैं, बात नहीं। अब ऐसे सरफेस को बुक में लंच बॉक्स टाइप का सरफेस बोला है। लंच बॉक्स भी ऑलमोस्ट जो लिखा होगा किताब, उसके पास ऐसे ही लंच बॉक्स होगा, हो सकता है पानी टंकी में लंच करता होगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में इसको लंच बॉक्स टाइप का सरफेस बोला है। अब बहुत ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं, ये जो पानी टंकी टाइप का जो सरफेस है, ये इसका सरफेस खत्म कहाँ हो रहा है, अगर देखो तो इसका सरफेस पूरा इधर सरफेस भरा हुआ, पूरा सरफेस भरा हुआ, पूरा सरफेस है, यहाँ पे जाके खत्म हो जा रहा है ना, यहाँ पे जाके सरफेस खत्म हो जा रहा है।
अब ऊपर में जहां पे सरफेस खत्म हो जा रहा है, सरफेस का बाउंड्री एक लूप बनाता है ना। यहाँ पे सरफेस का बाउंड्री जो देखा होगा टंकी वो समझ पा रहा होगा इन चीजों को, है ना। ऊपर में एक लूप बनता है। हम मान लेते हैं, बॉटल भी मान सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। हमको उम्मीद यही था कि हर लोग देखा होगा टंकी। बॉटल उतने अच्छी तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, समझ गया, ऑलमोस्ट सब लोग समझ गए। आदर्श क्या कर रहा है फ़ोन में तुम? सर्च कर रहा है। अच्छा सो चलो ठीक है, अब हम आते हैं। सुनो, इग्नोर करो बात को, यहाँ ध्यान दो। तो हम क्या कर रहे हैं समझना। अब आ जाओ कहानी पे। यहाँ पे हम इसी टाइप का कुछ सरफेस देख रहे हैं। ऐसे एक पानी टंकी मान लिए जी, ठीक है, जिसका ये जो पार्ट है ढक्कन नहीं लगा हुआ, ढक्कन खुला हुआ है, ठीक है। अज्यूम नहीं कर पा रही है? हम लेकिन देख नहीं पाए। अच्छा ठीक है, सुनो, सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनो। अच्छा सुनो ना, थोड़ा हमको यहाँ पे ध्यान लगाने दो। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेप्ट फिर निकल जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ पाएगा, जो हम बताना चाह रहे हैं वो नहीं समझ में आ पाएगा, है ना। चलो छोड़ो उसको, ध्यान दो। तो हम एक इस तरह का एरिया अज्यूम कर रहे हैं जिसका मतलब एरिया खत्म कहाँ पे हो जा रहा है। देखो ये पूरा एरिया है, यहाँ पे भी एरिया है, यहाँ पे भी एरिया, यहाँ पे वो खत्म हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। तो जहाँ पे वो खत्म हो रहा है एरिया, अगर हम उसका सरकमफेरेंस बनाएं तो सरकमफेरेंस सेम ये लूप आ रहा है, सेम लूप आ रहा है। समझना बात को बहुत ध्यान से, ठीक है। और ये लूप उसी पी पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे या इस तरह के एरिया पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं, सेम अगर यहाँ पे भी हम लगाएं, तो इस पॉइंट का अगर मैग्नेटिक फील्ड B है तो B डॉट dl करें और सरफेस इंटीग्रल करें और म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड करें। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे I वो I होता है जो एरिया को काट के गुजरता है। यहाँ पे देखो तो ये तो ओपनिंग पार्ट है ना, और यहां तक आते आते करंट तो खत्म, क्योंकि ये तो कैपेसिटर का प्लेट है, इधर तो कोई करंट है ही नहीं। तो इस एरिया को तो कोई करंट काट ही नहीं रहा है ना। पूरा ये जो हम एरिया, पानी टंकी वाला एरिया कंसिडर किए हैं, इसको तो कोई करंट काट ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे तो करंट क्रॉसिंग द एरिया जीरो हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है पी पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आ गया कॉन्ट्राडिक्शन कि अगर हम एक जगह पे ऐसा एरिया खाली ले लिए तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है पी पॉइंट पे, लेकिन अगर हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का एरिया ले लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। एम्पियर बोला था आप किसी भी शेप का एरिया ले लीजिए, सर्कुलर लीजिए, टेढ़ा मेढ़ा लीजिए, किसी भी शेप का एरिया लीजिए, एम्पियर सर्किटल लॉ हर जगह वैलिड हो जाता है ना। यहाँ पे हम अगर इस तरह का एरिया लिए, पता नहीं सोचने वाला साइंटिस्ट भी किस तरह से सोचा होगा, तो इस तरह का एरिया लेते हैं अगर हम, तो क्या पता चलता है कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। लेकिन ये तो गलत बात है, कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि पी पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा, क्योंकि पी पॉइंट के पास जो है एक करंट कैरिंग वायर है, तो पी पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं, है ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा चाहे हम किसी भी तरह का एरिया ले लें। इससे ये पता चलता है कि कोई ना कोई करंट इस एरिया को भी जरूर काट रहा होगा, ताकि हम राइट साइड में करंट क्रॉसिंग द एरिया कुछ ना कुछ लें। लेकिन एक्चुअली में अगर हम साधारण दिमाग से देखें तो हमको इस एरिया को काटता हुआ कोई करंट नहीं दिख रहा है।
लेकिन ज़रूर कोई ना कोई करंट काट रहा होगा इस एरिया को, जो कोई सिंपल करंट नहीं, क्योंकि अगर कोई करंट नहीं काटेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा, जो कि इम्पॉसिबल बात है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ज़रूर कोई ना कोई करंट इसको काट रहा होगा। अब देखो, असल में तो हमको इसको कोई करंट काटता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो इस एरिया को काटता हुआ दिख रहा है। क्या? ये दोनों कैपेसिटर का प्लेट है। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या एक तरह से कहें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड काटता हुआ नजर आ रहा है। और सिंस इसमें जो करंट जा रहा है कैपेसिटर के प्लेट पे वो वेरिंग करंट है, बदलता हुआ करंट है, इसीलिए कैपेसिटर के प्लेट के अंदर का जो स्पेस है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि अगर किसी भी स्पेस में बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां जरूर कोई ना कोई करंट है। और इस बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो करंट प्रेजेंट रहता है, जिसका नेचर साधारण करंट की तरह नहीं है, उसी करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। या दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जनरेट हो गया, जो करंट की तरह बिहेव कर रहा है। असल में उसको करंट ही नाम दिया गया क्योंकि उसको हमको करंट मानना पड़ेगा कि इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते यहाँ पे एक करंट आ गया और उसी करंट को हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ सके। बात समझ में आ रहा है? बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्मेशन निकाला गया कि ऐसे स्पेस में जहाँ पे वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई ना कोई करंट ज़रूर मौजूद रहता है। वो करंट साधारण करंट की तरह नहीं होता है, एक डिफरेंट टाइप का करंट होता है, इसीलिए उसको डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया गया है। और असल में ये बात सही है। हम लोग देखेंगे, हम टॉपिक जब ख़त्म होगा तो हम डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या यूज़ है, कहाँ किस जगह पे यूटिलाइज होता है, क्या उसका उपयोग है, इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। फिलहाल हम लोग क्या देखें? फिलहाल हम लोग एक चीज़ देखें बहुत ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है ये देखें, कैसे जनरेट होता है वो देखें। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो। अगर हम यहाँ पे साधारण तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देते हैं, साधारण तरीके से, तो इस सिचुएशन में एम्पियर सर्किटल लॉ गलत रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि अगर हम साधारण एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देंगे तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे जीरो आ जाएगा और एम्पियर सर्किटल लॉ गलत आंसर दे देगा। एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ हम लोग कहाँ करते थे? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ को थोड़ा सा पलट के देख लेना, ठीक है। अब समझो, इससे ये पता चलता है, कुछ बोलना चाह रहा है? वहाँ पर पूरा टंकी हटा दी, सिर्फ रिंग लगा दी तो ये देखो, इस चीज़ को दिखाने के लिए, शो करने के लिए इस तरह का सरफेस लिया गया है। हमको ऐसा सरफेस चाहिए जिसका क्लोजिंग लूप, यानी जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है सरफेस, उसका लूप P पॉइंट से पास होना चाहिए, क्योंकि सेम उसी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड दोबारा फाइंड करना है ना, तभी तो हम कॉन्ट्राडिक्शन ला पाएंगे। मतलब खाली यहाँ पे सरफेस ले लेगा, तब तो यही कंडीशन हो गया। मतलब वो सिर्फ एक रिंग है, प्लेट नहीं है। कौन? वही P पॉइंट वाला सरफेस यहाँ पे। हाँ, वो सिर्फ एक रिंग है। देखो, है रिंग ही, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि रिंग जो एरिया बनाता है उस एरिया को काटने वाला करंट लेना है, तो एरिया को तो कंसिडर करेंगे ना, ठीक है। बोलो। तो यहाँ पे जो है B को क्यों आप कंसिडर किए, मतलब कि B को बाहर निकाल दिए? देखो, अगर कोई वायर है, जैसे सपोज करो ये वायर है, ठीक है, अगर इसके चारों तरफ हम सर्कुलर लूप ले लेते हैं, एक अज्यूम कर लेते हैं एक लूप सर्कुलर, जिसके सेंटर से ये वायर जा रहा है, तो इस सर्कुलर लूप के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस वायर से सेम होगा, तो उसके हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसका वैल्यू सेम होगा, क्योंकि वायर से किसी भी इन्फिनिटली लार्ज वायर के चलते किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका फॉर्मूला पता है। बोलो, काहे भूल जाती है?
एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के चलते उससे अगर इस पे आई करंट पास हो रहा है, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? हाँ बोलो। आई फिर 2 कहाँ ले हम? म्यू नॉट आई बाय, गुड, बढ़िया। तुम अगर म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखोगी तो 2i बाय आर लिखना पड़ेगा। तो ध्यान देना, अगर कोई भी एक वायर, अब देखो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है इधर देख लो, फॉर्मूला यही होता है, अभी दिमाग में रख लो, ठीक है। अगर कोई भी वायर है, इसके चारों तरफ हम एक सर्कुलर लूप ले लेते हैं, तो लूप का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे रहेगा, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, यानी कांस्टेंट होगा। अगर हम उस लूप पे चलें, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कांस्टेंट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ठीक है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ पूरा हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, हाँ जब रिवाइज कराएंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो पूछता है, ध्यान देना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछता है इस टॉपिक से वो अब बता रहे हैं, ठीक। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी पूछता है, बट चांस कम होता है क्योंकि भारी चीज़ है, तुमको पूरा ये सब बात लिख के समझाना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछता है वो क्या पूछता है, समझो कि यहाँ पे जो हम एम्पियर सर्किटल लॉ का सिंपल फॉर्म लगा रहे हैं उससे रिजल्ट गलत आ जा रहा है। रिजल्ट गलत इसीलिए आ जा रहा है क्योंकि हम इस नेचर में एग्जिस्ट करने वाले एक करंट को इग्नोर कर रहे हैं जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, ठीक है। समझना, एम्पियर सर्किटल लॉ ये बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी B डॉट dl का जो लाइन इंटीग्रेशन होता है वो म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट होता है, टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया, टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे जो अपना टोटल करंट है, ध्यान देना, यहाँ पे जो अपना टोटल करंट है जी, म्यू नॉट टाइम्स जो टोटल करंट है, यहाँ पे 2 करंट है, समझना। इस जगह पे यानी इस एरिया को एक यहाँ पे टोटल करंट की जगह पे हम लोग 2 करंट लेंगे, एक कंडक्शन करंट लेंगे और एक डिस्प्लेसमेंट करंट लेंगे, ठीक है। अब देखो ये म्यू नॉट टाइम्स हो गया, कंडक्शन करंट तो सिंपल वाला करंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हम पहले लिखे थे एप्सिलॉन नॉट di बाय dt, ठीक है। और सॉरी डी फाई ई था ये चीज़, ठीक है। इसको क्या थोड़ा सा सॉल्व भी करना है तो कर देना, तो सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, ये हो जाता है, समझना। तो एक तरह से हम देखें, फिर से हम ऊपर का फोटो फाटो हटा के एक बार लिख दे रहे हैं। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, उसका जो करेक्टेड वर्जन है, यानी बाद में जो सुधार किया गया इस एक्सपेरिमेंट के बाद, उसको पूछता है कि बताओ एम्पियर सर्किटल लॉ का रिफॉर्म्ड वर्जन क्या है। तो वो क्या है, हम देखें B डॉट DL ये हो गया, और यहाँ से ये जो टर्म आता है म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट D फाई ई बाय dt, ये है, ये पूछता है। इसको इस इक्वेशन को ये सारा रिफॉर्म जो किया वो मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट किया, इसीलिए इसको मैक्सवेल एम्पियर लॉ भी कहते हैं या मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन भी कहते हैं। क्लियर ये बात? बहुत सिंपल सा चीज़ है ना। यहाँ पे तुमको करना क्या, दिमाग में खाली रखना है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है जी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, और जहाँ पे हम आई यूज़ करते हैं यानी B डॉट DL में हम क्या म्यू नॉट टाइम्स आई यूज़ करते हैं, आई की जगह कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट रख देना है, फिर डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला रख देना है, हो गया।
बात आ रहा है समझ में? ठीक है, हम किसी को देखिए कोई बुक निकाला था क्या? अच्छा, फ़ोन में निकाली थी। तो ये जो फॉर्म है ना, ये जो हम लिखें इसको कहते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर मैक्सवेल लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर मैक्सवेल लॉ। या डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ होता है या कंडक्शन करंट कहाँ पे आता है या कहाँ प्रेजेंट होता है? बहुत सिंपल सा बात है, कंडक्शन करंट वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ पे कंडक्टर हो, कोई ना कोई कंडक्टर हो, है ना। और डिस्प्लेसमेंट करंट वहाँ प्रेजेंट होता है वैसे स्पेस में जहाँ पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए एक बार इन चीज़ों से हाईलाइट कर दिए। अब इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से सुनो, हम क्या देखें कि हम ये देखें कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी टाइम के साथ बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट जनरेट करता है। और अगर करंट जनरेट हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, क्योंकि करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो बदलता हुआ इलेक्ट्रिक, अब देखो इसका क्या यूज़ है वो समझा रहे हैं ना। बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट जनरेट करता है और करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, बोल सकते हैं। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट जनरेट करता है और करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ये बात पता है कि नहीं? बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? अगर किसी भी एरिया को क्रॉस करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलते हैं तो करंट जनरेट हुआ, करंट जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। करंट कहाँ आएगा? करंट जिस भी एरिया में है, करंट कैसे जनरेट होता है जी? मान लो कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर, इस कंडक्टर को जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है ना, तभी तो चार्जेस फ्लो होना चालू हो जाता है। करंट है अगर किसी कंडक्टर में तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो इससे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? होता यही है, बहुत ध्यान से सुनना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसका जनरेशन कहने का मतलब, जनरेशन मतलब अलग हो जाता है, मतलब इसका जो प्रोडक्शन है या उत्पत्ति यहीं से होता है, इसी चीज़ से होता है। मतलब होता क्या है, एक्चुअली में जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है ना, वहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा होता है, और उस चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और वो बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है, और वो बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड फिर से एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते जाता है। मतलब इस तरह से होता क्या है कि बहुत दूर स्पेस में जहां कोई मीडियम नहीं है, बिना मीडियम का एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता चला जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और हम लोग तक पहुंच जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसी तरह से एक मतलब ऐसे स्पेस में ट्रैवल करता है जहां कोई मीडियम नहीं है, मीडियम का जरूरत ही नहीं है। अगर एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है बदलता हुआ, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है। इस तरह से एक के बाद जनरेशन करते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, हम लोग करते ये हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, वो फोटो दिमाग में रखना। ये जो कैपेसिटर है अपना, ठीक है, ये कैपेसिटर है जी पहले वाला,
और ये जो सरफेस हम लोग लिए थे ये ओपनिंग पार्ट है, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। ध्यान दो, हम क्या देख रहे हैं, इससे तार से होते हुए करंट कैपेसिटर में जा रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है। किसी भी समय में कैपेसिटर में जो चार्ज है वो हम Q मान लेते हैं, किसी भी इंस्टेंट में कैपेसिटर में जो चार्ज है उसको Q मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखना, थोड़ा ध्यान देना, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे जो फ्लक्स है, ये जो भी एरिया है, इस एरिया को सपोज करो A मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और हम ऑलमोस्ट एक बात समझना, ये जो कैपेसिटर का एरिया है ये भी A है, और कैपेसिटर के एरिया, कैपेसिटर का प्लेट जितना दूर है ना, उतने ही दूर के एरिया पे हमको बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दिख सकता है, ठीक है, ध्यान देना। इसीलिए हम एक ऐसा सरफेस ले रहे हैं समझने के लिए, चीज़ों को आसान बनाने के लिए, जिसका एरिया जो है पीछे वाला ये कैपेसिटर तक ही सीमित है, क्योंकि इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो फ्लक्स भी इसी एरिया से एसोसिएटेड होगा, क्योंकि इधर फील्ड है नहीं तो इधर फ्लक्स होगा नहीं, है ना। तो अगर हम फ्लक्स लिखना चाहें तो फ्लक्स जो होता है जी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करें, और कैपेसिटर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कौन बताएगा कैपेसिटर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? दिव्यांशु, छोड़ दो, आदर्श। कैपेसिटर के प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला? तन्मय, बोलो धनंजय। हैं? कैपेसिटेंस का बता रहा है यार तुम, हम कैपेसिटर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, बताओ। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, कैपेसिटर के प्लेट के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना जी। यहाँ सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देना, ठीक है। सिग्मा क्या हुआ? चार्ज बाय एरिया। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया। एरिया काट दिए तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया ना जी। ए बाबू देखो थोड़ा यहाँ पे, हाँ असल मताल रहता है, छोड़ दो। देखो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। एक बार हम डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन लेके आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि हम ये जो सरफेस है जो प्लेट्स के बीच में है, प्लेट्स के अंदर है, कैपेसिटर के प्लेट्स के अंदर है, उसका फ्लक्स निकाल रहे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है। प्लेट्स यानी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू चार्ज बाय एरिया होता है। तो कुछ ये आ गया, एरिया कट गया। हम इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट कर दें तो डी फाई ई बाय डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ना जी, डी क्यू बाय डी टी हो जाएगा। और असल में देखा जाए तो डी क्यू बाय डी टी तो करंट होता है। तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं डी फाई ई बाय डी टी और एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे एक करंट का एक्सप्रेशन आ गया। ये जो करंट होता है जो कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी होता है, इसी को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। बात समझ में आया? तो हम लोग क्या क्या पढ़े? पहला चीज डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहला चीज। दूसरा चीज डिस्प्लेसमेंट करंट के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट देखें, ठीक है, दूसरा बात ये। तीसरा चीज
एम्पियर सर्किटल लॉ का एक बदला हुआ रूप, एक मतलब वेरीफाइड, एक चेंज्ड फॉर्म देखें। और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बोलो उसको हम थूर देंगे। कहाँ देख रहा है जी? यहाँ इस पूरे टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे ज्यादा पूछता है, वो पूछता है एम्पियर मैक्सवेल रूल या एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। तुमको सेंटेंस लिखने का जरूरत नहीं, खाली फॉर्मूला लिख देना है, उसमें मार्क्स फुल मिल जाता है। ठीक है, यानी कि वेरीफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ सबसे ज़्यादा पूछता है। दूसरा अगर कुछ पूछा, डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे बनता है? बोलो जी, डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे बनता है? खड़ा हो, खड़ा हो, बोलो। कान बंद करके बैठा रहता है क्या? बोलो धनंजय, कैसे बनता है डिस्प्लेसमेंट करंट? अगड़म बगड़म बोलता है यार। बोलो राकेश। बढ़िया। ऐसा स्पेस जहाँ पे वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाता है। हम पूछे डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से, ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधा तो एक लाइन है जी, सुनबे नहीं करता है। अच्छा बैठ जाओ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला देखो, हम तुम लोग को पता है, हम सब चीज़ पूछते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो नहीं बताएगा हम उठक बैठक करवा देंगे जी, ठीक है। तो इसीलिए 3 चीज़ पूछेंगे, याद रखना। अभी जो पूछे डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला और मैक्सवेल एम्पियर लॉ, ठीक है। रुक जाओ, कोई जाना नहीं। गर्मा गर्म अभी नोट्स अभी परोसा जाएगा, इसलिए जाना नहीं।